हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एसपी लर्निंग। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट ऑफ ऑप एम्प के बारे में। तो अगर आपने कभी ऑप एम्प का डेटा शीट देखा है तो फिर आपको उसमें एक टर्म मेंशन रहता होगा, ये आपने देखा होगा, जो है जीबीपी, गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट ऑफ ऑप एम्प। ये मेंशन रहता है और ये जीबीपी क्या है ये हम आज समझेंगे। मतलब गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट को समझने के लिए आपको पहले कुछ चीज़ों को समझना ज़रूरी है। वो क्या है, पहले हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ आइडियल ऑप एम्प। ओके, तो एक आइडियल ऑप एम्प के लिए जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस होता है, तो अगर हम इस साइड में जो ऑप एम्प का गेन डेसिबल यूनिट में, ये तो इस साइड में हमने ऑप एम्प का ओपन लूप गेन डेसिबल यूनिट में प्लॉट किया और इस साइड में हमने फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करेंगे अगर आप आइडियल ऑप एम्प के लिए। तो फिर आप देखेंगे कि कर्व कुछ ऐसा है। मतलब आइडियल ऑप एम्प के लिए जो गेन का वैल्यू इनफाइनाइट रेंज तक कांस्टेंट है, पर अगर आप फ्रीक्वेंसी रिस्पांस देखें और प्रैक्टिकल ऑप एम्प, उस केस में देखेंगे कि सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी तक ही ऑप एम्प का गेन कांस्टेंट है। इधर देख सकते हैं एफसी फ्रीक्वेंसी तक ही ऑप एम्प का गेन कांस्टेंट है। उसके बाद से फ्रीक्वेंसी ऐसे डिक्रीज कर रहा है। ये डिक्रीज का रेट है -20 dB पर डिकेड। इस रेट में ऑप एम्प का गेन डिक्रीज करता है और डिक्रीज करते करते जिस फ्रीक्वेंसी में डेसिबल गेन का वैल्यू 0 होता है, मतलब ओपन लूप गेन 1 होता है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं यूनिटी गेन फ्रीक्वेंसी। और जिस पॉइंट तक ऑप एम्प का गेन कांस्टेंट रहता है, एक कांस्टेंट रहता है, देख सकते हैं एफसी तक कांस्टेंट था, उसके बाद से डिक्रीज कर रहा है, उस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो अभी हम चलिए समझते हैं गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट। तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि गेन एंड बैंडविड्थ, तो गेन क्या है ऑप एम्प का, इधर गेन का वैल्यू देखिए, ये हमने ऑप एम्प का ये है हमारा ओपन लूप गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी का हमने प्लॉट किया है। तो फिर देख सकते हैं इस पॉइंट के, अगर हम मान ले इस पॉइंट में हमारा गेन का वैल्यू, इस पॉइंट में गेन का वैल्यू अगर AOL है, ओपन लूप गेन, और ये देख सकते हैं इस ऑप एम्प का जो गेन का वैल्यू कांस्टेंट है टिल द फ्रीक्वेंसी FC, मतलब कट ऑफ फ्रीक्वेंसी तक ऑप एम्प का गेन का वैल्यू कांस्टेंट है। तो ये जो FC है, ये 0 पॉइंट अगर मान ले तो 0 से लेके FC, ये जो लेंथ है इसी को हम बोलते हैं, ये जो फ्रीक्वेंसी लेंथ है इसी को हम बोलते हैं ऑप एम्प का बैंडविड्थ। तो इस ऑप एम्प का बैंडविड्थ क्या है, FC। तो बैंडविड्थ है FC, गेन का वैल्यू है AOL। तो फिर गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट क्या होगा, गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट गेन टाइम्स गेन, और गेन का मॉड वैल्यू लेंगे। ओके, ये डेफिनेशन है, मॉड वैल्यू टाइम्स FC। ये हो गया हमारा गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट। फाइन। तो फॉर एग्जांपल अगर किसी ऑप एम्प का आपके पास डेटा शीट है और डेटा शीट में आपने देखा कि जीबीपी का वैल्यू प्रोवाइडेड है 1 मेगाहर्ट्ज़। ओके, तो आपके पास एक ऑप एम्प है, सपोज 741 है, ऑप एम्प IC 741, और उसमें आपने देखा गेन का वैल्यू है 1 मेगाहर्ट्ज़। तो इसका मतलब क्या है आइए समझते हैं। तो अभी हमने क्या किया, उस ऑप एम्प के लिए जिसका जीबीपी का वैल्यू, गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट का वैल्यू 1 मेगाहर्ट्ज़ है, उसके लिए हमने इस साइड में डेसिबल गेन को, ओपन लूप डेसिबल गेन को हमने इस साइड में प्लॉट किया Y एक्सिस में, एंड X एक्सिस में हमने फ्रीक्वेंसी को प्लॉट किया। देख सकते हैं 10 स्क्वायर 10 क्यूब ऐसे इंक्रीज हो रहा है, और इस साइड में 20 40 60 करके 100 तक। तो देख सकते हैं ये, और ये फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज़ में है। तो अगर आप एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि इस पॉइंट में, तो इस ऑप एम्प का गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट क्या है, चलिए कैलकुलेट करते हैं। हमने अभी ये फॉर्मूला देखा, जीबीपी का गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट इक्वल्स टू ओपन लूप गेन टाइम्स FC। इस पॉइंट में गेन का वैल्यू क्या है, ये डेसिबल गेन का वैल्यू है, ओपन लूप डेसिबल गेन का वैल्यू है 100। ओके, तो आपको पता है कि डेसिबल गेन का वैल्यू क्या है, 20 log 10 ऑफ क्लोज लूप गेन। ओके, तो डेसिबल गेन का वैल्यू इस पॉइंट का क्या है, 100 है। सो 100 इक्वल्स टू 20 log 10 AOL ओपन लूप गेन। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा, जो ओपन लूप गेन का वैल्यू हमें मिलेगा, ओपन लूप गेन का, वो मिलेगा 10⁵। ओके, और हमने जीबीपी को क्या डिफाइन किया था, ओपन लूप गेन का मॉड वैल्यू टाइम्स कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो इधर ओपन लूप गेन का मॉड वैल्यू क्या निकाला हमने, 10⁵। और तो जीबीपी क्या होगा, जीबीपी ओपन लूप गेन 10⁵ टाइम्स बैंडविड्थ, मतलब कट ऑफ फ्रीक्वेंसी FC, और FC का वैल्यू क्या है इधर 10 हर्ट्ज़। तो 10 लिख दिया हमने। तो आखिर में क्या मिल गया, 10⁵ टाइम 10 इक्वल्स टू 10⁶। तो जीबीपी का वैल्यू हमें मिल गया 10⁶ हर्ट्ज़। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ आप ऑब्जर्व करें
कि ऑप-एम्प का 10 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी तक इस ऑप-एम्प का गेन कांस्टेंट था और ये 10 हर्ट्ज से कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, और इसके बाद से ऑप-एम्प का जो गेन है -20 डेसिबल पर डिकेड के रेंज में इस लीनियर रीजन में फॉल करता है। फॉल करते करते 10⁶ हर्ट्ज में जाके इस ऑप-एम्प का गेन जो है यूनिट होता है, मतलब 1 होता है, मतलब डेसिबल गेन का वैल्यू 0 होता है। तो अगर आप इस लीनियर रीजन के ऊपर कोई भी एक पॉइंट ले लें, कि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखिए सपोज मैं ये एक पॉइंट ले रहा हूँ, जिस पॉइंट के लिए ये 40 वाला पॉइंट ले रहा हूँ। ओके, तो देख सकते हैं इस पॉइंट के लिए गेन, डेसिबल गेन क्या है, डेसिबल गेन है 40। तो फिर इस फॉर्मूला से हम क्लोज लूप गेन कैलकुलेट करेंगे, क्लोज लूप नहीं, ओपन लूप गेन कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो क्या आएगा, ओपन लूप गेन इक्वल्स टू 2 मीन्स 10⁻²। फाइन, इस फार्मूला से हमने ओपन लूप गेन निकाला। और इस पॉइंट का फ्रीक्वेंसी क्या है, 10⁴। तो फिर जीबीपी क्या आएगा इस पॉइंट के लिए, अगर हम गेन एंड बैंडविड्थ को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 10² टाइम्स 10⁴, 10⁶। तो हमने देखा कि इस पॉइंट में, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी वाले पॉइंट में हमने जीबीपी निकाला, गेन एंड बैंडविड्थ का प्रोडक्ट निकाला, तब भी हमें 10⁶ मिला। इस पॉइंट में भी निकाला तो फिर 10⁶ मिला। और इस लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट में अगर हम गेन एंड बैंडविड्थ का प्रोडक्ट निकालेंगे तो फिर सेम ही 10⁶ मिलेगा। और अगर आप ये पॉइंट को कंसीडर करें, मतलब जो यूनिटी गेन वाला जो पॉइंट है, ये 10⁶ वाला, इस पॉइंट के लिए क्या है, फ्रीक्वेंसी 10⁶ और डेसिबल गेन है 0, मतलब क्लोज लूप गेन क्या है 1। तो फिर इस पॉइंट के लिए भी क्या होगा, इस पॉइंट के लिए जो गेन एंड बैंडविड्थ का जो प्रोडक्ट होगा वो होगा 10⁶ टाइम्स 1, मतलब वही 10⁶ मतलब 1 मेगाहर्ट्ज। तो यही होता है एक्चुअली। अगर आपको बोला जाए कि एक ऑप-एम्प का जीबीपी का वैल्यू 1 मेगाहर्ट्ज है, इससे आप क्या समझा सकते हो, मतलब इसका मीनिंग क्या है, यही है इसका मीनिंग। ओके, तो लीनियर रीजन के ऊपर किसी भी पॉइंट पे अगर आप गेन एंड बैंडविड्थ का प्रोडक्ट निकालेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 1 मेगाहर्ट्ज। ओके, सो ये था हमारा ऑप-एम्प का गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट। तो अभी हम ऑप-एम्प के गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट के कुछ जो है एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स देखने से पहले हमें एक चीज़ समझना होगा कि देखिए ऑप-एम्प के 2 कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं, एक होता है ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन और एक है क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन। तो मैंने अभी तक जितने भी फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ग्राफ्स दिखाए हैं आपको, वो सभी ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन के लिए है। अभी क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या, क्लोज लूप में क्या होता है कि ये सपोज हमारे पास एक ऑप-एम्प है, ये इन्वर्टिंग और ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, माइनस वाला इन्वर्टिंग, प्लस वाला नॉन इन्वर्टिंग, ये आउटपुट है, ये +V, ये -V। तो ये है ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन, मतलब हम बस ऑप-एम्प को सिंपली ऐसे ही जैसा है वैसे यूज़ कर रहे हैं। पर अगर आप ऑप-एम्प के जो आउटपुट से अगर कोई एक सर्किट एलिमेंट की मदद से, सपोज वो रेजिस्टर भी हो सकता है, कैपेसिटर भी हो सकता है, इंडक्टर भी हो सकता है, डायोड भी हो सकता है। सपोज मैंने एक रेजिस्टर के थ्रू फीडबैक किया वोल्टेज को, V0 को। जब हमने इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर्स के बारे में पढ़ा था, तब हमने देखा था कि हम ऐसे फीडबैक कर सकते हैं थ्रू ए रेजिस्टर। तो देखिए जब हमने V0 को, मतलब जो आउटपुट वाले टर्मिनल को, एक इनपुट वाले पोर्ट के साथ एक थ्रू RF कनेक्ट किया, तो फिर एक लूप बन गया। देख सकते हैं ऑप-एम्प के अंदर ये एक लूप है ना, ये क्लोज लूप है। तो फिर जब ऑप-एम्प को हम ऐसे यूज़ करते हैं, ऐसे एक सर्किट बनाते हैं ऑप-एम्प के ज़रिए, जब हम एक ऐसा लूप वाला सर्किट बनाते हैं तो इसी को हम बोलते हैं ऑप-एम्प का क्लोज्ड लूप कॉन्फ़िगरेशन। ओके, और क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन में मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देखेंगे कि नेगेटिव फीडबैक का यूज़ किया जाता है। आपको पता है जब हम आउटपुट से वायर को लेके ऐसे इन्वर्टिंग जो पोर्ट है उसमें कनेक्ट करते हैं, तब वो होता है नेगेटिव फीडबैक। और अगर आप आउटपुट से एक वायर को लेके पॉजिटिव वाले टर्म, मतलब जो नॉन इन्वर्टिंग वाले पोर्ट में अगर कनेक्ट करते हैं, तो फिर वो होता है हमारा पॉजिटिव फीडबैक। पर हम नेगेटिव फीडबैक ही मोस्ट ऑफ द केसेस यूज़ करते हैं, क्योंकि आपको पता है जब आपने फीडबैक एम्पलीफायर्स के बारे में पढ़ा था, तो फीडबैक एम्पलीफायर्स में एक चीज़ है कि नेगेटिव फीडबैक को ज़्यादा यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव फीडबैक के काफ़ी सारे फीचर्स होते हैं। और वो फीचर्स क्या है, जैसे कि जो हमारा बैंडविड्थ इंक्रीज़ हो जाता है, फिर हमारा डिस्टॉर्शन डिक्रीज़ होता है, नॉइज़ डिक्रीज़ होता है, और भी काफ़ी सारे फीचर्स है। स्टेबिलिटी इंक्रीज़ होता है एम्पलीफायर का। तो इसीलिए हम मैक्सिमम केसेस में नेगेटिव फीडबैक का यूज़ करेंगे। तो देखिए
ये मैंने अभी दिखाया। ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन के लिए फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ये है। अगर आप इस ऑप एम्प को क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन में विथ नेगेटिव फीडबैक, सपोज हमने इस ऑप एम्प को पहले जब ये कोई लूप नहीं था तब इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस था ऐसा, ये ओपन लूप फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। और जब आपने ऑप एम्प को एक क्लोज लूप में यूज़ किया थ्रू नेगेटिव फीडबैक, तब क्या होगा आपको पता है, नेगेटिव फीडबैक के केस में बैंडविड्थ इंक्रीज हो जाता है पर जो है गेन डिक्रीज हो जाता है। ओके, तो देख सकते हैं कि ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में फ्रीक्वेंसी रिस्पांस था ये वाला लाइन। ओके, FCO मतलब ओपन लूप कट ऑफ फ्रीक्वेंसी तक हमारा गेन कांस्टेंट था, उसके बाद डिक्रीज करने लगा। और जब आप उसको क्लोज्ड कॉन्फ़िगरेशन में मतलब क्लोज्ड लूप कॉन्फ़िगरेशन में यूज़ करोगे तब उसका क्या होगा, बैंडविड्थ इंक्रीज होगा। मतलब बैंडविड्थ कैसे इंक्रीज होगा, ये देखिए, पहले ओपन लूप गेन का वैल्यू था ये AOL, अभी हमने फीडबैक किया, नेगेटिव फीडबैक करने से क्या हुआ, गेन का वैल्यू डिक्रीज हो गया, पर देख सकते हैं कि हमारा फीड जो एम्पलीफायर का बैंडविड्थ इंक्रीज हो गया। तो आप देख सकते हैं पहले ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में FCO तक हमारा गेन कांस्टेंट था और क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन में जब हमने उसका यूज़ किया तब FCL तक हमारा गेन कांस्टेंट है। मतलब अभी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रेंज तक हमारा ऑप एम्प का गेन कांस्टेंट है, भले ही वो डिक्रीज कर गया हो पर अभी FCL तक हमारा गेन कांस्टेंट हमें मिल रहा है। और उसके बाद से ये वही ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में जैसे डिक्रीज कर रहा था उसी रेट से डिक्रीज कर रहा है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हमने ऑप एम्प को क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन में यूज़ किया तब हमारा ऑप एम्प का बैंडविड्थ इंक्रीज हो गया। ओके, और उस केस में हमें फ्रीक्वेंसी रिस्पांस मिलता है थ्रू दिस कर्व। इस कर्व में पहले इस कर्व के थ्रू फ्रीक्वेंसी रिस्पांस मिल रहा है तो ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन के लिए, अभी देखिए फॉर क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन थ्रू दिस कर्व हमें फ्रीक्वेंसी रिस्पांस मिल रहा है। फाइन, तो अभी हम इसका एक एग्जांपल देखेंगे, इसके कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे। तो आइए हम अभी कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। तो प्रॉब्लम्स क्या आते हैं, तो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से पहले हमें छोटा सा एक फार्मूला डिराइव करना पड़ेगा। वो क्या है, तो ये है ऑप एम्प का ओपन लूप फ्रीक्वेंसी रिस्पांस और इसमें ये FU है यूनिटी गेन फ्रीक्वेंसी। और FU ये जो यूनिटी गेन फ्रीक्वेंसी वाला पॉइंट है, इसमें अगर हम GBP का वैल्यू निकालें, मतलब गेन बैंडविड्थ का ये का वैल्यू निकालें, प्रोडक्ट का वैल्यू, तो फिर वो क्या आएगा, GBP का FU टाइम्स मॉड ऑफ AOL। अभी इस पॉइंट के लिए ओपन लूप गेन का वैल्यू क्या है इस पॉइंट के लिए, वो तो इस पॉइंट में डेसिबल गेन का वैल्यू है 0, इसका मतलब ओपन लूप गेन का वैल्यू है 1, इसीलिए तो हम इस फ्रीक्वेंसी को यूनिटी गेन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो फिर हमें क्या मिला, GBP इक्वल्स टू FU टाइम्स AOL। अभी AOL का वैल्यू क्या है 1, इसीलिए हमें मिल गया GBP इक्वल्स टू FU। फाइन, तो अभी अगर हम FC वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट में अगर हम GBP का वैल्यू निकालें तो क्या आएगा, FC टाइम्स मॉड ऑफ AOL ओपन लूप गेन इक्वल्स टू GBP। और अभी हमें क्या मिला, GBP इक्वल्स टू FU, तो हमें आखिर में क्या मिलेगा, FC इक्वल्स टू FU बाई मॉड ऑफ AOL। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। इस फार्मूला की मदद से अगर आपको FU का वैल्यू किसी ऑप एम्प के लिए यूनिटी गेन फ्रीक्वेंसी एंड ओपन लूप गेन का वैल्यू पता है तो फिर आप उस ऑप एम्प का कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आसानी से निकाल सकते हैं। फाइन, तो अभी हम एक और चीज़ देखेंगे, वो है अगर आपको बोला जाए कि एक ऑप एम्प क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन में है, तो अभी हमने देखा क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन के केस में गेन डिक्रीज कर जाता है और बैंडविड्थ इंक्रीज कर जाता है और कर्व कुछ ऐसा हो जाता है। ओके, तो सपोज जब हमने इसको क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन में विथ नेगेटिव फीडबैक यूज़ किया तब ऑप एम्प का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऐसा हो गया, ये क्लोज लूप, और फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऐसा हो गया, और ये है हमारा न्यू कट ऑफ फ्रीक्वेंसी FC प्राइम। फाइन, बैंडविड्थ इंक्रीज हो गया, गेन डिक्रीज हो गया, बैंडविड्थ इंक्रीज हो गया, ये नया फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है। और अगर बोला जाए कि आपके पास एक ऑप एम्प है जो क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन में काम कर रहा है, उसका क्लोज लूप गेन का वैल्यू ये है और यूनिटी गेन फ्रीक्वेंसी ये है, तो फिर आप उसका FU है तो फिर आप उसका कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालें। तो सिंपल है, FC प्राइम टाइम्स मॉड ऑफ, सिंपली इधर ACL हो जाएगा। ओके, इक्वल्स टू FU, तो FC प्राइम इक्वल्स टू FU डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ACL। तो इस जगह से ना दो टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, इस फार्मूला से हमें दो टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन क्या है, बोला जाता है इन ए क्लोज्ड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑप एम्प द क्लोज लूप गेन वैल्यू इज दिस, ACL का कुछ एक वैल्यू दे देंगे और यूनिटी गेन फ्रीक्वेंसी का एक वैल्यू दे देंगे और बोलेंगे FC प्राइम का वैल्यू निकाले। तो सिंपली आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं।
और एक क्वेश्चन है और एक टाइप का क्वेश्चन है जिसमें बोलते हैं इन द क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑप एम्प शोन बिलो, ये बोल के एक नीचे एक फिगर ड्रॉ करेंगे। मेनली जो फिगर वो ड्रॉ करेंगे वो होगा एक इन्वर्टिंग या फिर एक नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का फिगर वो लोग ड्रॉ कर देंगे। ये है हमारा नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का सर्किट। तो अगर नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का फिगर वो लोग ड्रॉ कर देते हैं तो फिर आप सिंपली ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। पर अगर, और देखिए नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है तो ये क्लोज लूप भी है, ओके, ये तो क्लोज लूप है, देख सकते हैं आरएफ के थ्रू एक क्लोज लूप बन रहा है, तो फिर ये भी ऑप एम्प का क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन है। और कभी कभी वो लोग क्या करते हैं, वो लोग एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर भी दे देते हैं प्रॉब्लम में। पर इन्वर्टिंग एम्पलीफायर अगर आप दे दे आपको, और उसके लिए अगर आपका क्लोज लूप, उसके लिए अगर आपका क्लोज लूप गेन का वैल्यू, यूनिटी गेन फ्रीक्वेंसी का वैल्यू ये सब बता दे और आपको बोले कि अभी आप कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकाले, तब आप ये फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते। ओके, इसमें थोड़ा सा चेंज है और क्यों चेंज है वो मैं अभी बताऊंगा। तो ये है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लिए। नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प के लिए, नॉन इन्वर्टिंग केस में कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू यूनिटी गेन फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ क्लोज लूप गेन। और इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लिए फार्मूला में थोड़ा सा चेंज है, वो क्या है, एफ सी इक्वल्स टू एफ यू डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए सी एल प्लस 1। थोड़ा सा चेंज है, +1। अब ये क्यों चेंज है, इसको समझने के लिए हमें एक चीज़ समझना होगा जो होगा नॉइज़ गेन का कॉन्सेप्ट। तो नॉइज़ गेन के ऊपर मैं ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं दूंगा क्योंकि ये वीडियो जीबीपी के ऊपर है, गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट के ऊपर। नॉइज़ गेन के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो नॉइज़ गेन क्या है, तो नॉइज़ गेन का मतलब आपको समझ में आ ही रहा होगा, ये हमारा इनपुट सिग्नल है। तो इनपुट सिग्नल के अंदर कुछ नॉइज़ होता है, एक अमाउंट ऑफ नॉइज़ होता है, ओके। अब ये नॉइज़ सिग्नल सोर्स की वजह से भी आ सकता है या फिर ऑप एम्प का जो इनपुट ऑफसेट वोल्टेज है उसके लिए भी एक नॉइज़ अपीयर कर सकता है, ओके। और ये नॉइज़ का वैल्यू सपोज है वी एन इनपुट, वी एन आई, और ये नॉइज़ ऑप एम्प के द्वारा एम्पलीफाई होकर आउटपुट में एक नॉइज़ मिलता है वी एन ओ, आउटपुट नॉइज़ वोल्टेज, फाइन। तो सपोज कि ये जो नॉइज़ वोल्टेज है, इस नॉइज़ वोल्टेज को, ये जो नॉइज़ वोल्टेज है हमारा, इस नॉइज़ वोल्टेज को ऑप एम्प एक मतलब एक गेन ऑफर करता है, वो है ए एन, ओके। तो मतलब एक इनपुट सिग्नल के अंदर दो टाइप्स के सिग्नल्स होते हैं, एक है प्योर सिग्नल एंड एक है थोड़ा नॉइज़ सिग्नल, नॉइज़ इनपुट सिग्नल, ओके। प्योर इनपुट एंड नॉइज़ इनपुट। तो प्योर इनपुट के लिए अगर हम गेन मान ले ए पी एंड नॉइज़ इनपुट के लिए अगर हम गेन मान ले ए एन, मैं डिफरेंट इसलिए गेन्स को मान रहा हूँ क्योंकि डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स के लिए ऑप एम्प का गेन डिफरेंट होता है, ओके। पर मोस्ट ऑफ द केसेस पे हम देखेंगे कि ये ए पी एंड ए एन का वैल्यू कुछ सेम ही आता है, ओके। तो सपोज कि ये नॉइज़ जो है ए एन गेन के साथ, सपोज हमारा ये जो नॉइज़ इनपुट है ये हमारा ए एन गेन के साथ एम्पलीफाई हो रहा है, मतलब वी एन ओ इक्वल्स टू ए एन वी एन आई, फाइन। तो नॉइज़ सिग्नल ऑप एम्प के लिए एक नॉइज़ सिग्नल जो गेन फील करता है, या फिर ऑप एम्प एक नॉइज़ सिग्नल को जो गेन ऑफर करता है, जो गेन का वैल्यू, उसी को हम बोलते हैं ऑप एम्प का नॉइज़ गेन। अब ये नॉइज़ गेन का एक्सप्रेशन मैं डिराइव नहीं करूँगा, आपको मैक्सिमम जो प्लेसेस में ये मिलेगा नॉइज़ गेन का जो वैल्यू है वो है 1/बीटा। बीटा क्या है, बीटा होता है फीडबैक फ्रैक्शन ऑफ दिस क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन सर्किट। अब इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर दोनों के लिए ही बीटा का वैल्यू होता है आर आई डिवाइडेड बाई आर आई प्लस आर एफ। तो 1/बीटा का वैल्यू क्या आएगा, आर आई प्लस आर एफ डिवाइडेड बाई आर आई, इसका मतलब 1 प्लस आर एफ डिवाइडेड बाई आर आई, फाइन। तो यही है हमारा नॉइज़ गेन का वैल्यू। तो नॉइज़ गेन का वैल्यू क्या आ गया, ए एन इक्वल्स टू 1/बीटा इक्वल्स टू 1 प्लस आर एफ बाई आर आई। अभी एक नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लिए जो क्लोज लूप गेन का वैल्यू है तो होता है, उसका वैल्यू क्या है 1 प्लस आर एफ बाई आर आई। एंड एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लिए क्लोज लूप गेन का वैल्यू होता है माइनस ऑफ आर एफ बाई आर आई, ओके। और मैं आपको बता दूं कि एक नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लिए, ये बस आप जान लीजिए, इसका डेरिवेशन इम्पॉर्टेंट नहीं है, डेरिवेशन काफ़ी लेंदी है, मैं डेरिवेशन में नहीं जाऊंगा। एक नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लिए क्लोज लूप गेन का वैल्यू और नॉइज़ गेन का वैल्यू सेम होता है, मतलब
नॉन इन्वर्टिंग के केस में क्लोज लूप गेन का वैल्यू एंड नॉइज गेन का वैल्यू सेम होता है, पर एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के केस में हमारा क्लोज लूप गेन का वैल्यू क्या था, ACL इक्वल्स टू माइनस ऑफ RF/RI। तो मॉड ऑफ क्लोज लूप गेन क्या है, RF/RI। मॉड करेंगे तो माइनस नहीं रहेगा। तो फिर नॉइज़ गेन का वैल्यू और इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लिए नॉइज़ गेन का वैल्यू क्या आता है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लिए भी नॉइज़ गेन का वैल्यू वही आता है, मतलब RF/RI प्लस 1 सेम है। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर दोनों के लिए ही नॉइज़ गेन का वैल्यू है 1 प्लस RF/RI। ओके, और अभी क्या है, हमने अभी जो कैलकुलेशन किया था FC प्राइम, मतलब जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालने का, FC इक्वल्स टू FU बाई मॉड ऑफ ACL, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये मॉड ऑफ ACL जो है ना, इसके रिप्लेसमेंट में हम ये यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि FC इक्वल्स टू हम लोग यूज़ कर सकते हैं FU डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ नॉइज़ गेन। अभी ACL की जगह हम क्यू, क्लोज लूप गेन की जगह क्यू नॉइज़ गेन को यूज़ किया जाता है। इससे क्या होता है, हमारा जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का कैलकुलेशन है ये मोर एक्यूरेट होता है। पर मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, अगर आपके पास एक नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होता है, तब हमने क्या देखा, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लिए क्लोज लूप गेन एंड नॉइज़ गेन का वैल्यू सेम है, तो उस केस में आप AN इक्वल्स टू सिंपली ACL पुट कर सकते हैं। पर एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के केस में क्लोज लूप गेन एंड जो नॉइज़ गेन का वैल्यू सेम नहीं है। जो क्लोज लूप गेन प्लस 1 इक्वल्स टू होता है नॉइज़ गेन। तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के केस में अगर हम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो क्या आएगा, मॉड ऑफ AN FU बाई मॉड ऑफ नॉइज़ गेन। सो FU डिवाइडेड बाई नॉइज़ गेन इक्वल्स टू क्या मिला, मॉड ऑफ ACL प्लस 1। ओके, सो ये था हमारा नॉन इन्वर्टिंग एंड इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लिए कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला। अगर नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर देते हैं तो फिर सिंपली आप FU डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ACL क्लोज लूप गेन करके कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। अगर इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का सर्किट प्रोवाइडेड है तो उस केस में आपको FC इक्वल्स टू FU डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ACL प्लस 1 ये फार्मूला अप्लाई करना है। तो यही थे हमारे गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट ऑफ ऑप एम्प के कुछ प्रॉब्लम्स एंड उसके कुछ थ्योरीज़ के बारे में हमने डिस्कस किया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।